गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम ब्रिटेन की कॉमन सभा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पिछले वीडियो में मैंने ब्रिटेन की कॉमन समिति प्रणाली के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे विधि निर्माण की प्रक्रिया। बच्चों, संसद के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है और आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है। तो ब्रिटेन में एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है कानून को निर्मित करने के लिए। तो इंग्लैंड में व्यवस्थापन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ तथा इस क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों के लिए इंग्लैंड पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। मतलब ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया जो इंग्लैंड में थी उसी को अधिकतर देशों के द्वारा अपनाया गया। बच्चों, कानून बनाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वह विधेयक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्वजनिक विधेयक, दूसरा होता है निजी विधेयक। बच्चों, सार्वजनिक विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, निजी सदस्यों के विधेयक तथा सरकारी विधेयक। अब बच्चों, सरकारी विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वित्त विधेयक, दूसरा होता है सामान्य विधेयक। अब हम इन सब विधेयकों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे सार्वजनिक विधेयक। सार्वजनिक विधेयक वह होता है जिसका प्रभाव समस्त जनता या जनता के अधिकांश भाग पर पड़ता है। दूसरा जो होता है असार्वजनिक अथवा निजी विधेयक। असार्वजनिक या निजी विधेयक वह होता है जिसका संबंध किसी स्थानीय क्षेत्र, निगम, नगरपालिका अथवा किसी विशेष हित से होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी सीमित होता है। ऐसा विधेयक सर्वसाधारण से संबंधित नहीं होता है, उसका संबंध सीमित संख्या के लोगों से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, किसी निगम को गैस प्लांट खरीदने की आज्ञा देना, किसी नगरपालिका के अधिकारों में वृद्धि करना, किसी कंपनी विशेष को ज़मीन खरीदने की अनुमति प्रदान करना असार्वजनिक विधेयक कहलाते हैं। तीसरा है वित्त विधेयक। जिन विधेयकों का संबंध कर आरोपण, सरकार द्वारा ऋण लेने आदि से होता है उन्हें वित्तीय या धन विधेयक कहते हैं। वित्तीय विधेयक केवल मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है अवित्तीय विधेयक या साधारण विधेयक। जिन विधेयकों का संबंध आय या व्यय से नहीं होता उन्हें साधारण या अवित्तीय या गैर वित्तीय विधेयक कहते हैं। ये विधेयक या तो सरकार की ओर से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या गैर सरकारी अथवा प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है सरकारी विधेयक। इससे अभिप्राय उन सार्वजनिक अवित्तीय विधेयकों से है जो कि सरकार यानी मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अंतिम है गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट सदस्य विधेयक। इससे अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक अवित्तीय विधेयक जो गैर सरकारी या प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इन विधेयकों का प्रभाव सर्वसाधारण जनता पर या जनता के अधिकांश भाग पर पड़ता है। असार्वजनिक विधेयक या प्राइवेट सदस्य विधेयक में अंतर होता है। असार्वजनिक विधेयक स्थानीय महत्ता के होते हैं, ये किसी विशेष स्थान से संबंधित होते हैं, अतः इनका प्रभाव सीमित संख्या के लोगों पर पड़ता है। इसके विपरीत प्राइवेट सदस्य विधेयक सर्वसाधारण जनता या जनता के अधिकांश भाग से संबंधित होते हैं। ये संसद के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सार्वजनिक विधेयक होते हैं। अब बच्चों, हम सार्वजनिक विधेयक किस प्रकार से पारित होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस सार्वजनिक विधेयक को पारित करने के लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए बच्चों, सबसे पहले कोई भी विधेयक सदन में प्रस्तुत करना होता है तो उसे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें सबसे पहले होती है प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचन। व्यवस्थापन की प्रक्रिया में पहला स्तर विधेयक प्रस्तुतिकरण तथा प्रथम वाचन होता है। इंग्लैंड में ऐसी प्रथा है कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचन एक साथ होता है।
विधेयकों के प्रस्तुतिकरण के विषय में यह याद रखने वाली बात है कि कोई भी सार्वजनिक विधेयक सिद्धांतक किसी भी संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, पर व्यवहार में सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विधेयक सरकार की ओर से किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयकों के प्रस्तुतिकरण की 3 विधियां अपनाई जाती है। साधारण प्रस्तुतिकरण की विधि, इसके अंतर्गत विधि के प्रस्तावक को विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रकार का भाषण नहीं देना पड़ता। विधेयक को प्रस्तुत करने की लिखित सूचना वह सदन के लिपिक को देता है। सदन का अध्यक्ष विधेयक को विधिवत प्रस्तुत करने के लिए उसे बुलाता है। वह स्वयं या लिपिक शीर्षक को सुना देता है। इस प्रकार प्रस्तुतिकरण हो जाता है। इसके बाद एक प्रस्ताव किया जाता है कि विधेयक को पहली बार पढ़ा हुआ समझा जाए और उसे छपवाने की आज्ञा प्रदान की जाए। इस प्रकार प्रस्ताव के स्वीकार होने पर विधेयक का प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है। जो प्रस्तुतिकरण की दूसरी विधि है उसमें 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग सरकार द्वारा उन महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए किया जाता है जो विवादपूर्ण होते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रस्तावक तथा विपक्ष के एक सदस्य को थोड़े थोड़े समय में इस बात का अवसर दिया जाता है कि प्रस्तावक विधेयक का उद्देश्य व उसका महत्व तथा विपक्ष उसकी आलोचना संक्षेप में सदन के सम्मुख रखें। इसके पश्चात इस बात का प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन पूरा हो जाता है। प्रस्तुतिकरण का जो तृतीय विधि है उसमें विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत प्रस्तावक अपने विधेयक के सिद्धांतों व लाभों को बताते हुए एक लंबा भाषण देता है तथा सदन में अपने विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता है। विरोध करने वाले सदस्य विधेयक का विरोध करते हैं। अंत में मतदान द्वारा निर्णय होता है। यदि सदन का निर्णय प्रस्ताव के पक्ष में होता है तो इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा जाता है और विधेयक का प्रथम वाचन पूर्ण समझा जाता है। अब आता है बच्चों द्वितीय वाचन। प्रथम वाचन के कुछ दिन पश्चात निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधेयक को सदन के सम्मुख द्वितीय वाचन के लिए लाया जाता है। इस समय विधेयक के सैद्धांतिक पक्ष पर बहस होती है। प्रस्तावक पक्ष अपने भाषणों में यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि विधेयक कितना आवश्यक है और उससे क्या क्या लाभ होंगे। विपक्ष यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि विधेयक कितना अनावश्यक है और उससे क्या क्या हानि होगी। इस अवस्था पर विधेयक को आगे बढ़ने या वहीं समाप्त होने करने के संबंध में बहस होती है। उसमें संशोधन नहीं रखे जा सकते। इस वाचन के पूर्ण विधेयकों को ही स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकार करने के लिए प्राय 2 तरीके काम में लाए जाते हैं। पहला तरीका यह है कि सीधे शब्दों में यह प्रस्ताव रख दिया जाता है कि अमुक विधेयक सिद्धांत रूप से दोषपूर्ण है तथा उससे कानून नहीं बनाया जाए। दूसरा तरीका यह है कि विरोधी पक्ष की ओर से विधेयक को इतने समय बाद दूसरी बार पढ़ने का संशोधन रख दिया जाए कि संसद का सत्र ही समाप्त हो जाए। द्वितीय वाचन में यदि सरकार की हार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तीसरा जो स्तर है कानून बनाने का या विधि बनाने का वह है समिति स्तर। दूसरे वाचन के पारित होने के बाद विधेयक समिति अवस्था में प्रवेश करता है। विधेयक के उपबंधों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए इसको किसी भी स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। परंतु यदि विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है या विवादास्पद है तो सदन यह आदेश दे सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। सदन किसी भी साधारण विधेयक को किसी विशेष कारण से सारे सदन की समिति के पास भेज सकता है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है। विधेयक के जीवन में समिति स्तर का भी बड़ा महत्व है। इस स्तर पर विधेयक को विधेयक के रूप में पूर्ण बनाया जाता है। इस स्तर पर विधेयक पर धारा प्रतिधारा व शब्द प्रति शब्द विचार किया जाता है। यहाँ विधेयक पर
अनौपचारिक ढंग से विचार होता है। विधेयक पर पूरी तरह छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे समिति या सभापति सदन के सामने रखता है। अगला जो स्तर है बच्चों वह है प्रतिवेदन स्तर यानी रिपोर्ट स्टेज। इस अवस्था में विधेयक के बारे में सीमित समिति द्वारा तैयार किए प्रतिवेदन पर विस्तृत रूप से सदन में विचार होता है। यदि समिति ने किसी धारा को संशोधित किया है तो सदस्य या तो उसको स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर गर्मागर्म बहस होती है। विरोधी दल सरकारी विधेयक का प्रबल विरोध करते हैं और विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हैं। प्रत्येक धारा पर मतदान होता है और जो धाराएं बहुमत से पास नहीं होती उन्हें विधेयक से निकाल दिया जाता है। यदि सरकार समझती है कि विधेयक अत्यावश्यक है तो समापन का सहारा लेती है। अगला जो वाचन है वह है तृतीय वाचन। जब विधेयक प्रतिवेदन अवस्था में पास हो जाता है तो इसका तीसरा वाचन आरंभ हो जाता है, मतलब तीसरी बार पढ़ा जाता है। वाचन से तात्पर्य यहाँ पर रीडिंग से है, ठीक है। इस अवस्था में विधेयक के मुख्य सिद्धांतों की एक बार पुनः चर्चा होती है। इस अवस्था में प्रत्येक धारा पर विचार नहीं होता है। इस अवस्था में केवल शाब्दिक संशोधनों के अतिरिक्त और संशोधन पेश नहीं किए जा सकते। यदि बिल में कोई कानूनी त्रुटि रह गई हो तो उसको भी दूर किया जा सकता है। इस अवस्था में या तो सारे विधेयक को स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। सामान्यतः विधेयक स्वीकार हो जाते हैं क्योंकि विधेयक को अस्वीकार करने का अर्थ है मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अगला जो स्तर है वह विधेयक को दूसरे सदन में, एक सदन में पारित विधेयक को दूसरे सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ से फिर विधेयक के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया दोहराई जाती है। देन लास्ट में सम्राट की द्वारा स्वीकृति। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राजा की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राजा की स्वीकृति एक औपचारिकता है, उसे स्वीकृति देनी ही होती है। सम्राट की स्वीकृति मिलने पर विधेयक एक अधिनियम यानी कानून बन जाता है। बच्चों, अगर दोनों सदनों में मतभेद होता है किसी भी विधेयक को लेकर तो क्या इसका उपाय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कभी कभी किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है तो विधेयक पुनः उसे प्रारंभ करने वाले सदन के पास भेज दिया जाता है। यदि उसे आरंभ करने वाला सदन संशोधन स्वीकार कर ले तो विधेयक राजा के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यदि विधेयक लॉर्ड सभा में प्रस्तावित हुआ है और कॉमन सभा ने उसे अस्वीकार कर दिया है तो विधेयक का अंत कर दिया जाता है। यदि विधेयक कॉमन सभा में प्रस्तावित हुआ है और लॉर्ड सभा में ऐसा संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं तो कॉमन सभा को मान्य नहीं है तो वह स्थिति में अधिनियमों के पारित होने के बाद इस प्रकार यदि कॉमन सभा उसे 2 लगातार सत्रों में पारित कर दे, पहली बार विधेयक को दूसरे वाचन की तिथि और दूसरी बार विधेयक को तीसरे वाचन की तिथि में कम से कम 1 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो तो विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जा सकता है। इस प्रकार दोनों सदनों में मतभेद होने पर लॉर्ड सभा किसी साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे धन विधेयक की। देखिए, साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों को प्रस्तुत करने का अलग तरीका होता है। धन विधेयक के संबंध में जो अपनाया जाता है प्रोसेस वो है, पहला, वित्त विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, उसे लॉर्ड सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा, वित्त विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं, साधारणतः ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। कॉमन सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत विधेयक ही वित्त विधेयक समझे जाते हैं। कॉमन सभा वित्त विधेयक की आलोचना कर सकती है, उसमें प्रस्तुत मांगों में कमी कर सकती है पर उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। द्वितीय वाचन के पश्चात वित्त विधेयक के लिए आवश्यक है कि उसे संपूर्ण सदन की समिति में विचारार्थ भेजा जाए। वित्त विधेयकों को पारित करने का अंतिम अधिकार कॉमन सभा को प्राप्त है। सन 1949 के संसदीय अधिनियम के अनुसार लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को पारित होने में केवल 1 माह की देरी कर सकती है।
साधारण विधेयक 1 साल के लिए, वित्त विधेयक 1 माह के लिए रोक सकती है राज्यसभा। वित्त विधेयक के बारे में सम्राट अपनी अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है। अब बच्चों हम बात करेंगे निजी सदस्यों के विधेयक से संबंधित जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। निजी सदस्यों के विधेयक भी सार्वजनिक विधेयक ही होते हैं, परंतु उन्हें सदन के किसी साधारण सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सरकारी सार्वजनिक विधेयक मंत्रियों के द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे विधेयकों के बारे में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है निजी सदस्यों के विधेयक के लिए संसद के कार्यक्रम में बहुत कम समय मिलता है। निजी सदस्यों के विधेयकों के लिए आवश्यक है कि संसद के किसी साधारण सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाएं। इनका संबंध सार्वजनिक धन के व्यय से नहीं हो सकता। बच्चों अब निजी विधेयकों से संबंधित जो प्रक्रिया है, असार्वजनिक या निजी विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया सार्वजनिक विधेयकों से भिन्न है। इस संबंध में जो तथ्य है महत्वपूर्ण हुआ है, पहला, ये केवल नोटिस देकर ही सदन में रखे जाते हैं। सदन में रखे जाने से पूर्व सबसे पहले 2 संसदीय अधिकारियों के पास इन्हें भेजा जाता है। ये दोनों परीक्षक करते हैं कि निजी विधेयक कुछ शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। दूसरा, निजी विधेयकों को प्रस्तुतिकरण के लिए ये आवश्यक है कि उनके लिए एक प्रार्थना पत्र में उनके प्रारूप के निजी विधेयकों के कार्यालय में दिया जाए। उसके विषय में सरकारी बजट में घोषणा की जाए। विधेयक का प्रस्तुतिकरण चाहने वाली उतनी धनराशि सरकारी कोष में जमा करे जितनी उसमें व्यय होने की संभावना हो, तथा एक अधिकारी विधेयक के विषय में ये प्रमाणित करे कि वह नियमानुसार है। तीसरा है, द्वितीय वाचन में यदि विधेयक का विरोध न हो तो यह निर्विरोध बिल समिति के पास भेज दिया जाता है। यदि विधेयक का विरोध हो तो इसे प्राइवेट बिल समिति के पास भेज दिया जाता है। यह समिति विधेयक पर न्यायालय के समान विचार करती है। वकील भी उसके सम्मुख विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। बच्चों हम अब अमेरिका और ब्रिटेन के कानून निर्माण की प्रक्रिया का अगर हम तुलनात्मक करते हैं तो इन दोनों में हमें कुछ समानताएं नज़र आती है। जैसे पहले इंग्लैंड में प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में भी प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। बच्चों अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। सेकंड है, इंग्लैंड में एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता। अमेरिका में कांग्रेस में भी विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। तीसरा, इंग्लैंड में दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर विधेयक के लिए शासनाध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है। अमेरिका में भी दोनों सदनों के स्वीकृत होने पर विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। ब्रिटेन में शासनाध्यक्ष कौन है? सम्राट, तो वहाँ पर सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं। इंग्लैंड में सदन की समितियां संबंधित विधेयक पर महत्वपूर्ण विचार करती है। अमेरिकी कांग्रेस की समिति भी संबंधित विधेयक पर विचार करती है। बच्चों अब हम बात करते हैं असमानताओं की। देखिए बच्चों, ब्रिटेन में विधेयक सार्वजनिक, असार्वजनिक, शासकीय, अशासकीय आदि में विभाजित किए जाते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में विधेयकों को इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता। अमेरिका में सरकारी विधेयक नहीं होते क्योंकि राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल भी जब विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो किसी साधारण सदस्य के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दूसरा, इंग्लैंड में विधेयक का प्रस्तुतिकरण 3 विधियों से होता है। साधारण प्रस्तुतिकरण, 10 मिनट के नियम के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण तथा विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण। अमेरिका में प्रस्तुतिकरण की विधि इंग्लैंड की पहली प्रकार की विधि से मिलती जुलती है, जिसके अंतर्गत विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को विधेयक पर केवल अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उस पर एक शब्द को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जो तीसरा अंतर है वह है इंग्लैंड में विधेयक लिपिक द्वारा विषयवार नहीं छाटे जाते। इंग्लैंड में प्रथम वाचन के बाद छपाई होती है। इंग्लैंड में प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचन दोनों सम्मिलित होते हैं।
अमेरिका में विधेयकों की छांट विषयवार की जाती है और विधेयकों की छपाई ही स्वयं प्रथम वाचन होती है। अमेरिका में समय की दृष्टि से प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचन दोनों अलग अलग होते हैं। चौथी जो असमानता या अंतर है वह है इंग्लैंड में विधेयक समिति को द्वितीय वाचन के बाद दिए जाते हैं। वहाँ विधेयक के सिद्धांतों पर विचार व निर्णय संसद करती है। अमेरिका में विधेयक द्वितीय वाचन से पहले समिति में जाते हैं। वहाँ विधेयकों के सिद्धांतों व उसकी उपयोगिता के विषय में विचार व निर्णय समिति में ही होता है। नेक्स्ट है इंग्लैंड की समिति किसी विधेयक को सिद्धांत अनुपयोगी समझकर या अन्य किसी कारण से रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकती, पर अमेरिका में समिति की शक्ति इंग्लैंड की समितियों से अधिक है तथा वे ऐसे किसी भी विधेयक को समाप्त कर सकती है जिन्हें वे ठीक ना समझे। जो छठा अंतर है या असमानता है वह है इंग्लैंड में द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं और फिर केवल उसका रूप ठीक करने के लिए विधेयक समिति को दिया जाता है। अमेरिका में पहले वाचन के बाद ही विधेयक समिति को भेज दिया जाता है और समिति उसके सिद्धांतों में व उसके रूप में भी परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट जो अंतर है वह है तृतीय वाचन के समय इंग्लैंड में मतदान प्राय बताने वालों के द्वारा या खड़े होकर होता है, परंतु अमेरिका में मतदान जबानी खड़े होकर बताने वालों द्वारा तथा हाँ व ना कहकर होता है और वहाँ प्राय दूसरा व चौथा ढंग प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट जो अंतर है वह इंग्लैंड में कॉमन सभा व लॉर्ड सभा में अगर मत में भिन्नता होती है तो लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को 1 माह तक तथा अन्य विधेयकों को 1 साल तक रोक सकती है। अमेरिका में कोई भी विधेयक दोनों सदनों के मत के बिना पारित नहीं हो सकता, मतलब दोनों को विधेयक पारित करने में समान शक्ति प्राप्त है। इंग्लैंड में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राजा को स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है, वह चाहे तो विधेयक को वीटो कर सकता और अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 प्रकार के वीटो की पावर है। बच्चों, आज हमने जाना ब्रिटेन के कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। अगली वीडियो में बेटा हम प्रदत्त व्यवस्थापन के बारे में बच्चों जानेंगे। थैंक यू।